the world's largest democracy. It's a lie. It's a complete lie. 20% of India votes for us, and we are not able to pay 2 rupees. देश में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है और आने वाले समय में बिल्कुल ही लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कुछ यूट्यूबर्स और हमारे अपोजिशन के लीडर कह रहे हैं। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि इनका ये कहने का मकसद क्या है? इसके पीछे इनका एजेंडा क्या है? क्या आने वाला 2024 का लोकसभा का चुनाव हमारे देश का अंतिम लोकसभा चुनाव होगा? इस वीडियो में हम बीते कुछ सालों में हुए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जिसके बाद आप तय कीजिएगा क्या सच में देश में लोकतंत्र खतरे में है या ये अपोजिशन लीडर और इन यूट्यूबर्स की मिली भगत है। वैसे इस वीडियो को आप किसी पार्टी के समर्थक या किसी यूट्यूबर के फैन के तौर पे नहीं बल्कि एक इंडियन के तौर पे देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Been protesting over Rahul Gandhi issue after. इससे पहले अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पहले इंसिडेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहला इंसिडेंट आता है फार्मर प्रोटेस्ट। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में किसानों की क्या हालत रही है ये किसी से छुपी नहीं है। पीछे 2020 और 21 के समय में भी किसानों ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया था और ये आंदोलन लगभग 1 साल चला था। यानी 1 साल तक हमारे अन्नदाता दिल्ली बॉर्डर पर अपने धरने पर बैठे थे और उनकी मांग क्या थी कि इन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। लेकिन मोदी सरकार का ये कहना था कि ये 3 कानून जो कृषि के लाए गए हैं वो किसानों की भलाई के लिए। लेकिन भाई ऐसा कौन सा कानून है जिसकी भलाई के लिए लाया गया वो उसे ही समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन 1 साल बाद सरकार को झुकना पड़ा और ये 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए। लेकिन क्या हर बार अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किसानों को 1 साल तक यानी एक लंबा समय धरने पर देना होगा? उसके बाद यहीं तक नहीं, इस साल भी यानी 2024 में भी किसानों ने आंदोलन किया और उनका मांग क्या था? केवल और केवल MSP यानी उनकी जो फसलें हैं उनको एक निश्चित गारंटी मूल्य दिया जाए। लेकिन इन समय भी किसानों को रोका जा रहा है। इस समय सरकार पहले से सतर्क दिखाई दे रही है क्योंकि पूरी दिल्ली बॉर्डर को ही सील कर दिया गया था जिसकी वजह से किसान दिल्ली में इंटर न कर सकें। यहीं तक नहीं बल्कि उन्हें पुलिस बल के द्वारा रोका भी गया क्योंकि किसान बॉर्डर सील होने के बाद किसान उसे अग्रेसिवली तोड़ने और बॉर्डर और दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की प्रयास कर रहे थे। लेकिन उन्हें बलपूर्वक द्वारा रोका गया, उन पर रबर बुलेट भी चलाई गई। क्या हमारे देश में हमारे अन्नदाताओं का यही हाल है कि उन्हें हर मांग पूरी करने के लिए उन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा हो? सरकार को इतनी भी चिंता नहीं कि इसके लिए कानून बना रहे, कम से कम किसानों को समझा तो दें कि ये कानून आपकी किस तरह से भलाई कर सकती है। और ये नहीं तो केवल MSP तो मांग रहे तो आप MSP दे दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन हर बात के लिए धरने पे बैठाना हमारे अन्नदाता के साथ साथ हमारे देश का भी अपमान होगा। इसके बाद दूसरे इंसिडेंट की बात करें तो वो था लद्दाख में आए दिन हुआ प्रोटेस्ट। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया था। इसके बाद लद्दाख की जनता में भी खुशी थी कि 370 हटने के बाद अब सरकार उनकी तरफ ध्यान देगी और पूर्णतः उनका विकास करेगी क्योंकि लद्दाख एक बॉर्डर एरिया है और वहाँ का विकास हमारे देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। लेकिन कुछ समय बाद आज भी लद्दाख का वही हाल है जिसके बाद वहाँ पे इस भूख हड़ताल और धरने पे लोग बैठने लगे हैं। वहाँ के फेमस एजुकेटर सोनम वांगचुक जिसको आपने 3 इडियट में रेंचो के किरदार से प्रभावित देखा हुआ, यानी रेंचो का जो किरदार है वो इन्हीं से प्रभावित माना जाता है। वो भी 21 दिनों के अनशन पे बैठ गए थे। 21 दिनों का इसलिए क्योंकि सबसे लंबा भूख हड़ताल महात्मा गांधी ने 21 दिनों का किया था। लेकिन इसके बाद भी हमारी सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है और ना हमारे देश की मीडिया उसको दिखा रही है। आप ही सोचिए आपने किस न्यूज़ चैनल पे देखा हो कि लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा हो या वहाँ के फेमस लोग भूख हड़ताल पर बैठे हों? किसी मीडिया चैनल पे नहीं। उनकी मांग क्या थी कि लद्दाख को केवल और केवल 6 शेड्यूल में रखा जाए और उसके अनुसार वहाँ के लोगों के अधिकार दिए जाए। 6 शेड्यूल एक विशेषाधिकार दिया जाता है जहाँ लोगों को। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया बल्कि वहाँ के लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया। तीसरे और सबसे बड़े इंसिडेंट की बात करें तो वो था ED और CBI द्वारा अपोजिशन लीडर को जेल में डालना। इस सरकार में ED और CBI के इतने मामले बढ़ गए और अपोजिशन लीडर को इतनी तेजी से जेल के अंदर डालना जाने लगा कि अगर इस सरकार को ED और CBI की सरकार कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा।
2004 और 14, 2004 से 14 और 14 से 24 के मामले देखे जाए तो उन यूपीए की 10 सालों में ईडी और सीबीआई ने जितने रेड्स किए थे उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा रेड्स 2014 और से 2024 के बीच में हुआ था। और इसमें भी 95% केसेस केवल और केवल अपोजिशन लीडर से हुए थे। ये मामला तब और बढ़ गया जब हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। ये स्वतंत्र भारत का पहला मामला था जब किसी सीटिंग सीएम को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाना था या किया गया था, पहले वो इस्तीफा देते थे, उसके बाद में उन्हें ईडी गिरफ्तार करती थी या कोई भी एजेंसियां गिरफ्तार करती थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हुए गिरफ्तार हुए और आज भी वो मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर विरोधी पार्टी के नेता गलत काम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो ईडी और सीबीआई द्वारा अगर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है तो इनमें गलत क्या है? इनमें लोकतंत्र खतरे में कहाँ से आ गया और यहाँ मोदी सरकार की तानाशाही कहाँ से आ गई? तो क्या केवल विरोधी पार्टी के नेता ही अपराध कर रहे हैं? क्या केवल विरोधी पार्टी के नेता ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं जिसके द्वारा ईडी और सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर रही है? ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी वाले पूर्णतः अपराध मुक्त हैं। बिल्कुल नहीं। अगर ईडी और सीबीआई किसी भी नेता या किसी भी पार्टी के खिलाफ जांच कर रही है तो उसे निष्पक्ष होकर जांच करना चाहिए, न कि उसे ये देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी सत्तारूढ़ है या कौन सी पार्टी विरोधी है। यही नहीं बल्कि जितने भी विरोधी पार्टी के नेता हैं जिन पे करप्शन का कभी न कभी आरोप लगा हो या कहीं ना कहीं केस चल रहा हो, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं तो उनके ऊपर से सारे केसेस हट जा रहे हैं, नहीं तो वो केसेस फंदे बस्ते में चले जा रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या इन सभी घटनाओं से आप क्या सोच रहे हैं कि क्या देश में सच में लोकतंत्र खतरे में है या केवल ये विरोधी पार्टियां और यूट्यूबर्स की चली हुई कोई एजेंडा है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में क्या कमी रह गई या आने वाला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जा सकता है।